सो हाय फजी, वेलकम टू टीवी मसाला। और हम आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देख ही रहे हैं, सब कोई जान ही रहा है आपके साथ में अदनान ने क्या किया है। पर आज हम आपके साथ में और डिटेल में इस चीज़ पर बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस चीज़ की, अदनान के आप पर हाथ उठाने की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है इस बारे में आप जान रहे हो। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये सैटरडे के दिन हुआ है। सैटरडे के दिन मैं मेरे मॉम डैड से मिलने गई थी अल्ट्यूज़ हॉस्पिटल। अल्ट्यूज़ हॉस्पिटल मैं इस वजह से गई थी क्योंकि मुझे ये पता चला था मेरे डैड हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरी मॉम डैड दोनों हॉस्पिटलाइज्ड है। उनसे मैं बात ही कर रही थी जैसे एक मॉम और माँ बेटी का रिश्ता होता है। हम रो रहे थे, डिस्कस कर रहे थे चीज़ें। उतने में अदनान पीछे से आता है। अब वो आता है या उसको बुलाया जाता है वो बेहतर जानता है। उसके बाद आते ही वो पहले बोलता है कि अब्बा को उसने बोला ये यहाँ पे क्यों आई है। 2 बार उसने सवाल किया तो अब्बा ये बोले कि बेटा वो मिलने आई है, उसको पता चला है तबीयत ठीक नहीं तो वो मिलने आई है। तो बोला, गाली देता है, बोलता है कि जो मेरी औरत का फ़ोटो वीडियो वायरल कर रहा है उसकी तो मैं ये कर दूंगा। उसके बाद मैंने बोला मैं तो नहीं कर रही हूँ, मेरे फादर इन लॉ भी थे वो टाइम पे मौजूद। तो बोला ये बहुत, मतलब उसने 2-4 गाली दी। तो जब उसने गाली दी मैंने बोला कि जिसके लिए तू गाली दे रहा है वो होगी, वो जो भी उसने वर्ड यूज़ किया। ही जम्प्ड, भाग, मतलब एक बेड के उस तरफ था, वो आया, ही स्लैप्ड मी। 2-3 स्लैप मारा उसने। जमा हो गए लोग। मेरे ससुर जैसे ही उसने मारा, बाजू में मेरे ससुर ही थे, मेरे रोके उन्होंने, तो उनको लात मार दिया, वो गिर गए। ये सारी चीज़ में अब्बा बेड से, अब्बा के हाथ में आईवी वगैरह लगी है, अब्बा बेड से उतर के उसको पकड़ लिए। डॉक्टर्स, जो काम करने वाले, सारे लोग जमा हो गए। उसको पकड़ा गया ताकि वो बहुत बहुत एग्रेसिव हो रहा था। तो अब्बा बोले बेटा निकल निकल। सेकंड फ्लोर से मैं पैदल उतरी हूँ भागते हुए मेरे ससुर के साथ में। गेट के बाहर खड़ी थी मैं ऑटो रिक्शा कर ही रही थी कि पीछे से मुझे फाइट पड़ता है और मैं रोड पे। गिरने के बाद मेरा जो हिजाब था वो पूरा खुल गया, मेरा नोज पीस खुल गया, मेरा बुरखा फट गया। इनफैक्ट मेरे ससुर थोड़ा सा आगे बस स्टॉप के पास थे, उनको मारता है। उनको इतना ब्रूटली मारता है कि वो गिर जाते हैं। ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, उनका ऑपरेशन हुआ, ही 3 स्टंट्स इन हिज हार्ट। उनको मारता है जब तो उनका चश्मा टूट जाता है और लोग जमा हो जाते हैं और मैं चिल्ला रही हूँ कि कोई वीडियो बनाओ, कोई वीडियो बनाओ, बिकॉज दैट वाज इन अ हीट ऑफ अ मोमेंट। तो इतने जल्दी मैं कैमरा निकालूँ और रिकॉर्ड करूँ, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। तो कहीं ना कहीं से वो वीडियो मिलेगी ही। अगर आपके चैनल से कोई देख रहा होगा तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि अगर किसी के पास वो वीडियो होगी प्लीज़ शेयर करो वो वीडियो। उसके बाद सेम डे मैं जाती हूँ, ये उसको पकड़े, मैं ऑटो करती हूँ। मुझे आइडिया नहीं था वहाँ पे पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है। रिक्शा वाले ने बोला पांगुर नगर पुलिस स्टेशन। मेरे फादर इन लॉ के साथ वहाँ पहुँचती हूँ पुलिस स्टेशन में। फादर इन लॉ का हाथ ऐसा गिर रहा होता है नीचे की तरफ, ये वाला हाथ, आई मीन लेफ्ट हैंड। तो जब गिर रहा होता है तो पुलिस वाला बोलता है पहले इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, बाद में हम ये करेंगे, बिकॉज उनकी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, जहाँ पे लेके जाती हूँ उनकी ईसीजी रिपोर्ट्स निकालते हैं, लो बीपी, एडमिट करना पड़ता है उनको वहाँ पे। मैं वापस आती हूँ अल्ट्यूज़ हॉस्पिटल के नीचे, पुलिस की वैन बुलाती हूँ। उतने में आता है आमिर सिद्दीकी। आमिर सिद्दीकी जा ही रहा होता है कि पुलिस वाले मुझसे पूछते हैं अदनान कौन है, कहाँ है। तो मेरा ये जवाब होता है सर ये देखो ये आमिर सिद्दीकी अदनान का दोस्त है, इससे आप पूछो। तो उसका बहुत ही एरोगेंट सा जवाब रहता है कि अरे सर ये कौन है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। तो मैं उसको रिमाइंड कराती हूँ कि आमिर मैं वो हूँ जिसके इंटरव्यू के नीचे तुमने एक बहुत बड़ा सा कमेंट दिया था कि ये सारी चीज़ें स्टूपिड है, मैं उसको डिफेम कर रही हूँ और लेट्स मतलब फोकस करते हैं सेलिब्रेशन की ओर। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो पहली बात तो ये आपका बनता है कि आप उस पर कमेंट ही ना करो इफ़ यू डोंट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन। वो कमेंट करने के बाद में मैंने जब पुलिस वाले को बोला तो बोला अरे सर ये कितनी अच्छी है मैं जानता हूँ। वो टाइम पे मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला ये दलाल है, दलाली करने आया अदनान का, और मैंने वीडियो भी बनाई है, मैंने डाली भी है। इस दौरान पुलिस वाले बोलते हैं आप मैडम चलो पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, पीछे पीछे आमिर सिद्दीकी भी आता है, आमिर सिद्दीकी विथ वन गाय। आफ्टर दैट 4-5 लोग और आते हैं आमिर के साइड से, सल्लू स्टोर वाला और पता नहीं कौन कौन। मैं वहाँ पे जाती हूँ, रात के कुछ 11:30-12 बज चुके होते हैं। रात के 2:30 बजे तक मेरा स्टेटमेंट लिया जाता है। उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे एक एनसी बनती है। आई वॉज टोटली अपसेट कि दिस इज़ नॉट डन। इतना सब होने के बाद में आप सिर्फ एक एनसी ले रहे हो, मतलब वेयर इज़ द जस्टिस। तो पुलिस वाला मुझे बताता है कि देखो ना ही ब्लीडिंग हुई है ना ही हड्डी टूटी है। एक्चुअली तब तक एक्सरे रिपोर्ट नहीं आई हुई रहती है और ना ही उसने कोई वेपन यूज़ किया, इतना ग्रीवियंस है नहीं जिसके वजह से हम एक एफआईआर लें। एनसी देते हैं, रात के 3 बजे मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। रास्ते में मेरे फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मैं उनको साइन हॉस्पिटल लेके जाती हूँ वही रात, सेम नाइट। वहाँ मेडिकल वगैरह कराती हूँ। एक्सरे में आता है कि उनको सीरियस इंजरी है हाथ में। वहाँ से हम निकलते हैं कुछ सुबह के 6 बजे, घर आते हैं
मैं अप्रोच करती हूँ एक सोशल वर्कर फुरकान भाई को, उनकी हेल्प के वजह से फिर मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ और एफआईआर फाइल की मैंने। ये एफआईआर की कॉपी है। जो लोग बोल रहे हैं कि फेक एफआईआर हुई है, स्टैम्प फेक नहीं होगा, स्टैम्प फेक नहीं होगा, ये एफआईआर हुई उसके नाम पे। बट उसको जब जिस टाइम एफआईआर हुई उसको कॉल किया जा रहा था तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसके जितने दोस्तों को कॉल किया गया किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। नेक्स्ट डे तक का कुछ होता नहीं है, कुछ एक्शन नहीं होता है और लोग मुझे ही झूठा क्लेम करते हैं बिकॉज कैमरा रिकॉर्डिंग कुछ ऐसा मिला नहीं। मिलेगा, टाइम जाता है, इट्स अ प्रोसेस में टाइम जाता है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे जब ये कुछ एक्शन नहीं होता है तो मैं पहुंचती हूँ मंत्रालय। मंत्रालय जाके मैं किसी एक पॉलिटिशियन से मिलती हूँ, सीकिंग फॉर जस्टिस। उनको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ही टोल्ड मी कि पहली बात तो किसी पर भी हक नहीं है कोई लड़की पे हाथ उठाने का, वेदर शी इज़ राइट और रॉन्ग। और इतना ब्रूटली मारने का तो किसी का राइट नहीं बनता है। तुमको इंसाफ मिलेगा, हम दिलाएंगे इंसाफ। कॉल लगाने के बाद में पुलिस स्टेशन में ये पता चलता है कि अदनान अरेस्ट हुआ था, सेम डे अरेस्ट हुआ, सेम डे उसको बेल मिल गई। वेयर इज़ द जस्टिस? इसका मतलब क्या ये है कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जेल जाऊंगा फ़ौरन बेल पे छूट जाऊंगा? इसका मतलब तो ये होगा कि जितने क्रिमिनल्स हैं वो यही उस पर रहेंगे कि मैं क्राइम करूंगा फिर मैं पैसे दे के छूट जाऊँगा। तो ये जो पैसे का रोब है ये कहीं ना कहीं हमारे लॉ को अनजस्ट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो अब आज मैं वापस जाऊंगी बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पहली बात तो जो इंसान गलत नहीं होता है, जो सच होता है वो अप फ्रंट आके बोलता है, जैसे कि मैंने बोला है। अदनान की तरफ से इस पर कुछ भी आया नहीं। उसके जो फ़ैन पेजेस हैं वो फ़ैन पेजेस ने मेरा एक पास्ट रहा है, डिवोर्स हुआ था मेरा, वो फ़ोटोज़ वायरल की जा रही है। मैं ये बोलूँगी मेरा जो भी पास्ट था वो मेरी फैमिली को पता था। उस डिवोर्स पेपर पे विटनेस अदनान की सिग्नेचर है, मैं आपको वो भी दे दूँगी, आप उसका भी एक क्लिप डाल दीजिएगा। और वो फ़ोटो सिर्फ अदनान और मेरे पास ही थी। तो अब वो फ़ोटो अगर उसके फैंस वायरल कर रहे हैं तो मैंने तो दी नहीं है, तो आप समझ लो कहाँ से वो फ़ोटो गई होगी उनके पास में। दूसरी बात, अगर वो मेरा डिवोर्स हुआ था या मेरी वो पहली शादी हुई थी, मेरे फैमिली इन्वॉल्व थे सारी चीज़ों में। जो भी हुआ है एक हलाल तरीके से हुआ था, ना ही जिनाखोरी हुई थी, हरामकारी हुई थी, ना ही मैं किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी। ठीक है, तो ये चीज़ को ऐसा पोर्ट्रे करके, ठीक है ना, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो वर्कआउट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें क्या बोलेंगे हम उसको, कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपनी लाइफ दावे पे लगा के उस इंसान के साथ रहो। एंड मैं सारे जितने लोग ये देख रहे हैं, अभी देखो जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना, आई एम बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर। यू नो वाई? बिकॉज जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ मैं काफ़ी रो रही थी, काफ़ी टूट चुकी थी। बट जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को सच्चाई पता चल रही, लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम ग्लैड। और मैं दिन ब दिन उतनी स्ट्रांग होते जा रही हूँ टू फाइट अगेंस्ट दिस। मैं ओपन डिबेट रखने के लिए भी तैयार हूँ, इफ़ ही कम्स अप फ्रंट की, अगर वो आते हैं मैं ओपन डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि जो चीज़ें हुई, देखो एक इंसान जब अपनी बातों से जीत नहीं पाता है ना तो वो अपने हाथ पैर चलाता है, और वो इंसान मर्द कहलाने लायक नहीं है जो एक औरत पे हाथ उठाता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आज मैं जाऊंगी बांगुर नगर पुलिस स्टेशन, आज देखते हैं क्या स्टेटस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बता दूं कि इस पे नेक्स्ट स्टेप जो हो सकता है, जहाँ तक मेरे इंट्यूशंस जा रहे हैं, अदनान करेगा, मेरे पेरेंट्स को लाएगा बीच में। मेरे पेरेंट्स फ़िलहाल तो हॉस्पिटलाइज्ड है, अल्लाह उनकी सेहत, उनको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। अदनान उनको सामने लाएगा, या तो उनको उनके ऊपर एक वीडियो बनाएगा, अब्बा बोलेंगे या अम्मी बोलेंगी कि हाँ मेरी बेटी ऐसा वैसा, बट ये करवाया जाएगा। मेरे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस ये बोल रहे हैं, हो सकता है ये ना भी हो, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है 80 to 90% चांसेस है वो ऐसा करवाए। खुद का जो प्रोफाइल है वो सेफ दिखाने के लिए वो ये करवा सकता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स ही मेरे अगेंस्ट बोलेंगे तो फिर लोग भी बोलेंगे हाँ अगर इसके पेरेंट्स ही बोल रहे हैं तो हो सकता है। बट प्रूफ्स के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें सच है, जितना भी अभी सब मैंने बताया है। तो इफ़त जी, ये सारी चीज़ें जो है वो अदनान की शादी के काफ़ी पहले से स्टार्ट हुई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ पहली बार हाथ कब उठाया है अदनान ने आपके ऊपर? क्योंकि शादी से पहले भी आपने एफ एन सी करने की ट्राई की थी, एंड उस बहुत पहले से चल रहा है, तो पहली बार हाथ कब उठाया था? पहली बार ऐसे देखी तो बचपन में मारा है उन्होंने, वो चीज़ें तो मैं काउंट नहीं करूँगी। बट जो सबसे बुरी तरीके से ये लोग ने मुझे मारा था वो था 2022 में। 2022 में मुझे एक स्पोर्ट्स मैच के लिए मैं गई थी, लेट हो गई थी, तो उस वजह से मेरे पास हाथ उठाया था कि बिना पूछे क्यों गई। अब जाहिर सी बात है पूछ के जाती तो अलाउ नहीं करते, इसलिए बिना पूछे गई थी। और मैंने उनको जवाब दिया था, पलट के जवाब दिया था, झूठ क्यों बोलो। मैंने बोला भाई
बता के जाती तो जाने नहीं मिलता, इसलिए बिना पूछे गई, और अगर गई भी तो क्या हो गया, ये मेरा जवाब था। तो उसने मारा, सिर्फ वो ही नहीं, अब्दुल भी वो टाइम पे इन्वॉल्व था, और दोनों ने मिलके मारा था। मेरे नाक से ब्लीडिंग हुई थी। मैं झूठ बोल सकती हूँ, मेरे मेडिकल पेपर्स झूठ नहीं बोलेंगे। मैं ओशीवारा पुलिस स्टेशन पे वो टाइम भी एनसी करी थी। फैमिली वालों ने इस चीज़ को दबा दिया था क्योंकि अदनान ने मुझसे माफ़ी मांगी थी वो टाइम पर, और फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, सब चीज़ सेटल चल रही थी। जब से रिद्धि की एंट्री हुई है इनकी लाइफ में, तब से इनका पूरा बिहेवियर चेंज हो चुका है। जैसे कि आपने कहा कि 6 साल मैं लिविंग रिलेशनशिप में नहीं थी या मैंने कोई गलत रिलेशनशिप नहीं रखा, ये कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली अदनान के लिए ही कह रही हैं। कितने टाइम तक के इन लोगों का रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि अब तो सब ये सारी बातें खुलासा हो ही गई है कि रिद्धि ही आयशा है, और ये लोग शादी से पहले ही शादी हो चुकी थी इनकी और ये रह रहे थे एक दूसरे के साथ में। आपकी पहली बार रिद्धि से मुलाकात? मेरी पहली बार रिद्धि से मुलाकात हुई थी भाई उम्रा से आने के बाद ही। भाई ने मुझे शेयर की थी ये सारी चीज़ें। तो मेरी पहली मुलाकात उम्रा से आने के बाद में, अभी एग्जैक्ट मंथ तो नहीं याद है, बट मेरी तभी हुई थी, भाई के वजह से ही हुई थी, और भाई के बोलने पे ही मैंने उससे बात की थी। मेरा कोई रिद्धि से लेना देना नहीं था, और ना ही मैं उसके साथ थी ना ही अगेंस्ट थी। मैं न्यूट्रल थी, भाई तेरे को पसंद है तो अपन ट्राई करेंगे कि लड़की हो जाए। बट जब मेरे साथ ही उसने ऐसा गेम कर दिया, तो फिर मैं तो अभी फ़िलहाल पूरे खिलाफ हूँ। लेकिन क्या तभी आपको पता था कि रिद्धि से उनका निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है? ये चीज़ें मुझे रिद्धि ने ही बाद में बताई थी, जब ये लोग दुबई जाके आ चुके थे तभी बताई थी। और अभी फ़िलहाल कोई पेज पे शायद, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, बट उनकी दुबई की फ़ोटोज़ भी वायरल हुई है। अब हर जगह फ़ोटो वायरल होगी, इसका मतलब ये नहीं कि इफ़्फ़त ने ही फ़ोटो वायरल की है। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है, बहुत सारे तुम्हारे ही दुश्मन हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। मतलब दो लोगों के झगड़े में तीसरा इंसान भी कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ले रहा है। आपने जैसे कि कहा शादी से पहले भी आपको उन्होंने मारा है, तब आपके मॉम डैड का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अगर माँ बाप मारे तो उनका हक कहीं ना कहीं बनता है, लेकिन अगर भाई मारे तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके फैमिली मेम्बर्स में से क्या रिएक्शन था, खासतौर पे आपके मॉम और डैड का? देखो, जब ये चीज़ हुई थी लास्ट टाइम जो मैं बता रही हूँ, वो टाइम पे मेरे डैड मौजूद नहीं थे, वो शायद कहीं बाहर गए हुए थे। मॉम रोकने की पूरी कोशिश की है, बट एज शी इज़ सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, तो वो खुद अनकॉन्शियस हो गए थे। उनको दूसरे रूम में बंद कर दिया गया था। मेरी मेड थी वो टाइम पे, साबरा, आई स्टिल रिमेंबर हर नेम। शी वॉज क्राइंग कि मत करो भाई, मत करो। और जो वॉचमैन्स वगैरह थे, मतलब हम जो घर में थे, वो घर से हमें 3 महीने में ही निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, कि ऐसी सोसाइटी में हम ऐसे लोगों को नहीं रखते हैं जो वोलेंस करते हैं, पूरी सोसाइटी की पीस ख़राब करते हैं। तो हमें वो बिल्डिंग से 3 महीने में ही निकाल दिया गया था। वो बिल्डिंग का नाम अभी एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, बट ये लोखंडवाला यमुना नगर में ही था वो घर हमारा। ओके। और ये जो हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट आप बता रही हैं, क्या तभी रिद्धि वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद थी? क्योंकि अब वो बहू है उस घर की, तो ऑब्वियसली अगर सास ससुर की तबीयत खराब है तो रिद्धि को वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। क्या उन्होंने देखा ये सब चीज़ें? रिद्धि वहाँ पर मौजूद नहीं थी, और जब मैं और मेरे ससुर गए तो सलमान करके एक था, वो मौजूद था, और एक और था, और अदनान के साथ डॉक्टर तौकीर आए थे। हालांकि अदनान के ये मारने पे सलमान, जिसने देखा ये चीज़ें, विटनेस की, उसने गवाही देने से मना कर दिया। वेरी शेम ऑन दैट पर्सन, जिसको मैं भाई मानती थी, वो इतना बुज़दिल निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। मैंने उनको मैसेज भी किया, भाई क्यों मुकर गए? बोले घर का मामला है। घर का मामला था, घर में होता, रोड पे सरेआम उसने मारा है। सेकंड, डॉक्टर तौकीर जो थे, डॉक्टर तौकीर इनफैक्ट बीइंग अदनान्स फ्रेंड, उन्होंने प्रॉपर पूरी स्टेटमेंट दी है कि हाँ उसने मारा, ये हुआ। तो ये चीज़ें हुई थी। रिद्धि वहाँ पे नहीं मौजूद थी। ओके। सो अगर मैं आपसे बात करूं इनके शादी की, तो ये जो पूरी अभी ये जो शादी का पूरा चीज़ किया गया है, अदनान की तरफ से निकाह पढ़ाया गया है, लगता है कि ये पूरा लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए और साथ ही में अपने शादी को लीगली बताने के लिए ये पूरा ड्रामा खेला है? मैम, एक बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान पहले ही संगीत में, जैसे उन्होंने वहाँ पोस्टर लगाया था कि नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी, अगर इतना ही था तो आपने पीआर वालों को बुलाया क्यों था? ठीक है, आपने बुलाया क्यों था? एक तरफ आप ये दिखा रहे हो कि नो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, एक तरफ आप पीआर वालों को बुला रहे हो। पीआर वाले खुद तो गए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, बुलाया गया था। दूसरा, अंदर जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है, आपको बोलना चाहिए कि या तो होगी फोटोग्राफी या तो नहीं होगी। डबल स्टैंडर्ड्स आप दिखा रहे हो कि उसने स्टार्ट से पर्दा किया है वगैरह वगैरह। स्टार्ट से पर्दा किया होता तो आज ये फ़ोटोज़ वायरल नहीं होती। और रही बात मेरी फ़ोटो जो वायरल हो रही है, तो 4 साल से मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ। कभी भी कोई बोल नहीं सकता कि मेरी फ़ोटो किसी ने देखी होगी या मैंने नाच गाना कभी किया होगा। जो मेरी फ़ोटो वायरल हो रही है क्रॉप करके, वो रिद्धि जादव के साथ में मेरी फ़ोटो थी।
इनफैक्ट वो फ़ोटो क्रॉप की गई है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाल भी दी वो पूरी फ़ोटो कि ये देखो ये फ़ोटो है जो वायरल की जा रही है, और उसमें फ़ोटो वायरल हो रही है उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट उसमें जो टैग्स डाले जा रहे हैं कैरेक्टरलेस या जो भी डबल स्टैंडर्ड्स वगैरह वगैरह, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वो फैक्ट नहीं है। या तो आप सच्चाई जानो उसके बाद कमेंट करो, या तो आप अपना मुंह बंद रखो जब तक आपको पता नहीं। आपको कैरेक्टरलेस कहा जा रहा है, इस हिसाब से तो देखा जाए तो रिद्धि जो कि एयर हॉस्टेस रह चुकी हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही हैं इस वक्त, जहाँ पे उन्होंने कुछ शॉर्ट ड्रेसेस पहने हैं। अगर अदनान को इन सारी चीज़ों से इतना ही प्रॉब्लम था, जहाँ पे वो अपनी बहन को एक स्पोर्ट्स खेलने के लिए रोक रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसी लड़की को चूज़ क्यों किया जो कि एक एयर हॉस्टेस रह चुकी हैं, जिनका पहनावा आपके इस्लामी कल्चर से पूरा ही विपरीत है, अलग है, जिनका रहन और यहाँ तक कि उनका रिलीजन ही पूरा विपरीत है, उन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी करना। अब ये तो अदनान बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने क्यों किया। और दूसरी बात कि वो लड़की भी अदनान को फर्स्ट टाइम क्लब में ही मिली थी, एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग कि अगर आपको कोई लड़की क्लब में मिली है 6 महीने के अंदर वो लड़की तैयार हो जाती है रिवर्ट होने के लिए, बुर्खा पहनने के लिए, जॉब छोड़ने के लिए, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और दूसरी चीज़ कि अदनान से जब मैंने बोला था कि भाई ये 6 महीने में क्यों ऐसा, मतलब इन लोगों की काफ़ी झगड़े होते थे, वो झगड़ों के मुझे मालूम था आज नहीं तो कल ये चीज़ें होनी है, वो झगड़ों के मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स रखे हैं मेरे पास। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं अपलोड कर रही हूँ, कुछ सोच के मेरे अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा है, जो मैं करूँगी तो मैं खुलेआम करूँगी। मैं कावर्ड नहीं हूँ कि मैं पीठ पीछे किसी और से करवाऊँ, मैं जो करूँगी ओपनली करूँगी, मेरे पेज पे डालूँगी मैं, लेकिन मैं ये काविडगिरी नहीं करूँगी। अब अदनान ने मुझे ये बताया था कि भाई अगर मैं लोखंडवाला में रह रहा हूँ, मेरे पास रेंज रोवर है, पैसा है, फेम है, तो कौन लड़की नहीं रेडी होगी। तो मैं बोली भाई जब तेरे को पता है खुद तो तू क्यों करा। बोला नहीं देख अभी श्योर नहीं हूँ, अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं इसको, अगर लगा तो फिर करेंगे। ऐसा अदनान का खुद का स्टेटमेंट था। ओके, मतलब वो जानते थे कि रिद्धि जो है वो ट्रांस मतलब अपना इस्लाम कबूल कर लेंगी, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को लिया। ओके, एक ऑडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां अदनान अपने खुद के ही डैडी को शराबी कहकर और ऐसे कुछ लैंग्वेजेस, बुरी लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, जो कि हम यूज़ नहीं करना चाहेंगे। उस ऑडियो के पीछे की क्या सच्चाई है? देखो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं होता, हर किसी के गुड और बैड फेजेस होते हैं। कुछ लोगों का ओपन हो जाता है, कुछ का छुपे रहता है उनकी फेम और उनकी शोहरत के वजह से। मेरे डैड की थी एक बुरी आदत थी जो उन्होंने चेंज कर दी थी काफ़ी टाइम से। अब ये हुआ क्यों, डैड ने अदनान से सवाल किया कि भाई तू इसको लेके घर में रह रहा है साथ में, ये निकाह होने से पहले इन लोग साथ में ही रह रहे थे। तो डैड ने बोला निकाह कर लिया तो मुझे निकाह के पेपर दिखा। अदनान ने बोला क्यों दिखाऊँ, तुम्हारे को क्यों दिखाऊँ, मेरे को मालूम है मैं किया हूँ तो। बट लोग डैड से सवाल कर रहे थे भाई तुम्हारे घर में है तो हुआ होगा। उसने डैड ने थोड़ा कुछ उल्टा वर्ड बोल दिया, भाई बाप है कुछ भी बोले, यू हैव नो राइट टू, मतलब बिना उनके सपोर्ट के या उनके वजह से तुम आज ये मुकाम नहीं पहुँचे, और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में। तो अब्बा ने जब उससे ये सवाल किया तो उसने पलट के उल्टी सीधी बात बोल दी। अब्बा वहाँ से चले गए। 2 महीना तक अब्बा धरावी में रह रहे थे। मेरा मायका है धरावी में, मैं उनसे बराबर मिलने जाती थी, इनफैक्ट खाना वगैरह भी मैं 1-2 बार लेके गई हूँ। वो उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ही वॉज टोटली इन डिप्रेशन, कोई था नहीं उनसे बात करने के लिए। और मैं कहीं ना कहीं बहुत चिढ़ रही थी ये चीज़ों को लेके, बिकॉज एक बेटी को जो लगाव अपने पेरेंट्स से होता है ना, नो डाउट बेटी को भी होता होगा, लेकिन एक बेटी का जो बॉन्ड होता है ना अपने बाप के साथ में, वो शायद नहीं होता है। ये चीज़ें जानने के बाद में अब जब उसकी शादी का टाइम नज़दीक आया तो उसने अब्बा को बुलाया वापस। अब्बा नहीं जा रहे थे बट लोगों को जवाब देना, अब्बा वापस गए। अब्बा ने दिल पे पत्थर रख के वापस गए। उनको पीलिया हो गया, उनका लिवर ख़राब हो चुका है। मेरे अब्बा जो दर्द से गुजर रहे, भले वो बयान नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो मैं बहुत अच्छे से जान रही हूँ कि वो क्या पेन से गुजर रहे हैं फ़िलहाल। ये सारी चीज़ों की वजह से मेरे मॉम डैड दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। पहले भी अदनान ने मेरे डैड पे हाथ उठाया है। एक बाप को जब बाप का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो वो बाप उस घर में रहना नहीं पसंद करेगा। शादी की वजह से अब्बा गए थे वापस। अब्बा को एडमिट होने के लिए डॉक्टर ने पहले ही बोला था, अब्बा ने बोला था कि ये चीज़ें हो जाए उसके बाद मैं एडमिट होऊंगा।
मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं थी कि अम्मी की भी तबीयत ख़राब चल रही है। अम्मी निकाह में नहीं मौजूद थे, अम्मी निकाह में नहीं गए थे अदनान के। उसी दिन अम्मी ने मुझे कॉल करके बताया था, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इन लोग ने मेरे फ़ोन से तुझे ब्लॉक कर दिया है। अदनान ने मेरे मॉम डैड के फ़ोन से मुझे ब्लॉक कर दिया था। मेरी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी, बट कहीं ना कहीं माँ है मेरी नानी के थ्रू, मेरी खाला के थ्रू बात हो ही जा रही थी। तो ये सारी चीज़ जो हो रही है या हुई है, कहीं ना कहीं मैं इसका ज़िम्मेदार पूरी तौर से अदनान और उसकी वाइफ को ही देना चाहूँगी कि एक लड़की के कदम पड़ते ही मेरे घर पूरा बर्बाद हो गया है, पूरा बर्बाद हो गया। आज वो भाई बहन जो एक टाइम पे इतने अच्छे हुआ करते थे कि लोग बोलते थे अरे तुम लोग भाई बहन लगते नहीं हो, दोस्त लगते हो, आज उनमें इतनी नफ़रत हो गई है कि एक दूसरे का मुंह देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। और ये चीज़ें मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, मैंने पूरी कोशिश की फैमिली मैटर को घर में सॉल्व करने की, चीज़ें नहीं हुई, उसने सोशली ये सारी हरकतें की तो मुझे आके बोलना पड़ा। और मैं बोलूँगी, ये चीज़ में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि सबको पता है मैं कहीं से भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई भी मेरी बात में ऐसा मिलावट है नहीं या मुझे इस चीज़। लेकिन ये जो फ़ैन पेजेस इसके कर रहे हैं, इसके खिलाफ़ भी मैं सख्त कार्रवाई करवाऊँगी कि मेरी इमेज ख़राब की जा रही है, डिफेम किया जा रहा है मुझे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि आपने कहा कि निकाह के टाइम पे आपकी मॉम नहीं थी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था कि आपकी मॉम को जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं देखा गया उनकी शादी में। मैंने आपके डैडी को तो देखा था जो मेहंदी जो संगीत का जो फंक्शन था उसके अंदर, लेकिन आपकी मॉम को मैंने ना निकाह में देखा और ना ही संगीत में देखा, अगर मैं करेक्ट हूँ तो क्या आपकी मॉम रिद्धि को एज अ बहू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार? देखो, पहले मेरी मॉम भी नहीं एक्सेप्ट थी बिकॉज रिद्धि की वजह से अदनान रात रात भर जागता था, इनके कॉल पे झगड़े होते थे। तो कहीं ना कहीं मेरी मॉम बहुत सॉर्टेड है, बहुत सीधे हैं अम्मी, वो उनके साथ गलत भी होगा तो वो बर्दाश्त सब्र करने वालों में से। मुझे भी यही तरबियत मिली थी, लेकिन मेरी एक लिमिट थी, मैं अम्मी की तरह लिमिटलेस सब्र नहीं कर सकती हूँ। तो अम्मी पहले तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, बट बाद में अदनान की जब उसमें खुशी थी, एक बेटे की खुशी में पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो फिर कहीं ना कहीं अम्मी भी रेडी हो गए। बट मुझे अम्मी से ये भी पता चलता था कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही, क्योंकि काम उनको और दोनों को मतलब मैं जब तक घर में थी तो मैं ही करती थी काम। हाँ, अम्मी मुझे करने नहीं देते थे, वो बात अलग थी, लेकिन शादी के बाद उसको कुछ काम नहीं आता था तो अम्मी को ही किचन में लगना पड़ता था उसके साथ में। तो ये सारी चीज़ें थी, पहले नहीं अग्री थे, बाद में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। शादी के बाद जब तक रिद्धि आप लोगों के साथ में रह रही थी, जो छुप के इन लोगों ने शादी किया था, और उसके बाद में जब रिद्धि आप लोगों के साथ रहने लग गई, रिद्धि का व्यवहार आप लोगों के साथ में कैसा रहा है एज अ नेचर वाइज? देखो, जब तक मैं घर में थी तब तक वो नहीं रह रही थी। जब मेरे झगड़े अदनान से चालू हुए तो अदनान ने महाड़ा गोरेगांव में कहीं पे एक फ्लैट लिया जहाँ पे वो रिद्धि के 2 डॉग्स और एक काम करने वाले को रखा था। मेरी शादी हुई है, मेरा वलीमा हुआ है, उसमें अदनान का ना 1 रुपया गया है, ना वो आया है, अटेंड किया है। दूसरी चीज़, मेरी शादी वलीमे के बाद में मैं एक दिन मेरे घर गई थी, उसके बाद मैं कभी मेरे घर नहीं गई हूँ। उसके बाद अदनान आके फैमिली के साथ रिद्धि को रखा है। उसके पहले तक अदनान अकेले रह रहा था रिद्धि के साथ में। और अभी भी मुझे कहीं ना कहीं से ये खबर आई है कि अभी भी अदनान, वो जो गोरेगांव में उसने जो महाड़ा में फ्लैट लिया, अभी भी वो शायद रिद्धि को वहीं रखा है, या अल्लाह बेहतर जाने, ये मुझे ऐसा सुनने में आया है कि उसकी शादी वगैरह भी जो अरेंजमेंट हुआ है वो वहीं से हुआ है। मतलब रिद्धि के घर वालों ने किया था? रिद्धि का कोई भी घर वाला इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पे भी आप उनकी मॉम को या उनके ब्रदर्स को नहीं देखोगे। रिद्धि के फादर नहीं है, उनके मॉम और ब्रदर्स हैं। जहाँ तक कि मुझे पता है उनके मॉम और ब्रदर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस शादी से। अगर खुश होते तो ज़रूर आते शादी में। जितना हम जान पाए हैं उतना रिद्धि अदनान से पहले भी किसी मोमेडियन लड़के के साथ में रिलेशनशिप में रही हैं। क्या आपसे इस बारे में कभी रिद्धि ने डिस्कस किया? जी, उसने मेरे से ये बारे में डिस्कस किया था और मैंने उससे डिवोर्स के बारे में डिस्कस किया था। हमारे दोनों की ये बातें सीक्रेट थी, लेकिन जब उसने सीक्रेट रखा ही नहीं तो फिर मैं क्यों अपना फ़र्ज़ अदा करूं? मतलब एक इंसान अच्छा तब तक ही बन सकता है जब तक उसके साथ एक अच्छा बिहेवियर होगा। जब आप उसका मतलब रिलेशन सारा फैमिली से, भाई से, सबसे ख़राब कर दोगे, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बहुत अच्छे से आपका सीक्रेट्स छुपा के रखूँगी। जी हाँ, रिद्धि ने मुझे बताया था कि वो पास्ट में भी कोई मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, लिविंग रिलेशनशिप में, और वो लड़के ने जो उनको डॉग्स दिए थे वो आज भी
वो पाल रही हैं। 2 डॉग है, 1 पग है, 1 मॉन्क है, ऐसा नाम उन्होंने रखा है। ये सारी चीज़ें मुझे तो किसी ने बताया नहीं, ये रिद्धि के थ्रू ही मुझे पता चली है। सो अब आपके अम्मी अब्बा जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो क्या लगता है आपको, उनकी तबीयत ख़राब है, इन सारी चीज़ें जो जो भी चीज़ें भाई बहनों के बीच में हो रही है, कितना बुरा असर उन पर पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही उनके औलाद है, तो उन दोनों को तकलीफ़ तो होती ही होगी। क्या कहेंगे? देखो, अगर ये चीज़ उसके आँख से उसने देखा है अम्मी की क्या कंडीशन है, शी वॉज़ ऑन ऑक्सीजन, फादर की क्या कंडीशन है, जब वो इंसान उनके सामने मुझे मार सकता है बिना उनकी तबीयत का ख्याल किए, तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर मेरी अम्मी अब्बा को कुछ भी होता है, ये मैंने पहले भी अदनान को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है, आज फिर मैं ये बोल रही हूँ, अगर मेरी अम्मी अब्बा को कुछ भी होता है, उसके होल एंड सोल जिम्मेदार मैं अदनान और उसकी वाइफ रिद्धि जादव को ही समझूंगी। सेकंड, मेरे हस्बैंड या मेरे इन लॉज़ में से अगर किसी को कुछ होता है बाहर से, क्योंकि उसने ये बोला था मेरी यहाँ से लेके दुबई तक बहुत पहचान है, मैं कुछ भी करा सकता हूँ। इनफैक्ट पहले उसने लड़के भी भेजे हैं मेरे घर के नीचे, मेरे एंगेजमेंट के बाद में। तो अगर मेरे इन लॉज़ को भी कुछ होता है या मेरी फैमिली है अगर उनको कुछ होता है, तो उसकी भी जिम्मेदार मैं अदनान और उसकी वाइफ को ही समझूंगी। इन सारे मामलों और इन सारे वाक़यात के बाद टीम 07 की तरफ से आपके लिए कितना सपोर्ट आया? क्योंकि आपने कहा आमिर सिद्दीकी जो थे वो आए थे हॉस्पिटल के बाहर, जब आप एफआईआर के लिए गई थी वहाँ पे आके उन्होंने आपको पहचानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अब टीम 07 की तरफ से कोई सपोर्ट आया है? क्योंकि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब तो एफआईआर भी हो गया है, जिससे भले ही अदनान झूठ कह रहे हैं। आज की ही उनकी स्टोरी मैंने देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि ये झूठे एफआईआर के बलबूते पर कोई भी मुझे अंदर नहीं कर सकता है, तो उनकी तरफ से क्या है? टीम 07 में से देखो, पहली बात तो मैं फैसू भाई का नाम लेना चाहूँगी। फैसू भाई एक बहुत ही समझदार इंसान है जो कि कोई भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहेंगे, ना ही उनको पढ़ना चाहिए। बिकॉज जहाँ तक मैं इन लोगों को जानती हूँ, मुझे सबसे समझदार इंसान अगर वो पूरी टीम में लगता है तो वो है फैसू भाई। फैसू भाई का मेरा बॉन्ड एक भाई बहन की तरह ही है, बट मैंने ये सारी चीज़ों में उनको ना ही अप्रोच किया, ना ही कोशिश की कि वो सॉल्व करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उनका नाम ये सारी चीज़ों में आए, और वैसे भी वो नहीं पढ़ेंगे, खुद भी नहीं इन्वॉल्व होंगे वो। दूसरी बात रहेगी बाकी के मेंबर्स की, तो मैंने सद्दू के पास अप्रोच की थी। सद्दू का ये बोलना था, अरे तुम छोटी हो, तुम समझ के क्यों नहीं ले सकती। फैज़ का बोलना था कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के बीच में मैं ये सारी बातें करूँ क्या। सरफराज बेग जो बहुत ख़ास दोस्त बने हैं, उनका ये बोलना था कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया पहले इंटरव्यू में। मैंने बोला भाई मैंने आपके पास अप्रोच की थी तो आपके ये सेंटेंस थे कि मैं मेरी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि ये लोग अपने अपने मकसद के लिए ही कहीं ना कहीं अदनान से जुड़े हुए हैं। आप स्टोरी डालते हो कि मेरे इतने करोड़ व्यूज़ गए हैं वगैरह वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं आप फेम के लिए या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए, अगर आप एक सच्चे दोस्त होते तो आप अपनी दोस्ती को साइड में रख के एक भाई बहन के रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश करते, ना कि ये बोलते कि मेरी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, मैं मेरी दोस्ती नहीं ख़राब कर सकता ये सारी चक्करों के वजह से। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो अदनान की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया है, वो ये है कि उनकी शादी काफ़ी ज़्यादा बज़ में थी, इस वजह से आप ये सारी चीज़ें कर रही हैं, इन सारी लड़ाई झगड़ों को बीच में लाकर उनका नाम ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। फ़िलहाल इस बारे में यही कहूँगी कि उनकी शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उनकी शादी में मैं नहीं गई तो मैं भूखी मर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल फैमिली से हो, मेरे इन लॉज का, मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा है इन चीज़ों में, और मैं ये जानबूझ के तो कर रही नहीं हूँ। मारे हो तभी मैंने आवाज़ उठाई है, हरकत किए हो तभी मैंने आवाज़ उठाई है। ऐसा तो है नहीं कि मैं उठ के, और मेरा जो सबसे पहला वीडियो था वो सॉरी था, कि मुझसे जो भी इंटरव्यूअर था उन्होंने पूछा था आप माफ़ी मांगना चाहते हो या मंगवाना चाहते हो। मैंने क्लियरली बोला था कि मैं छोटी हूँ, अगर मैं माफ़ी मांग लूँगी तो कुछ जाएगा नहीं। मेरे छोटेपन का पूरा जो बोलते हैं ना एक होता है वो मैंने निभाया है। माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन अब जो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी बड़प्पन नहीं दिखाया कि जाने दो। उन लोगों को शादी में बुलाया जिन्होंने इनकी मॉम को गाली, मतलब हमारी मॉम को गाली दी थी, और जिनसे 5-5 6-6 साल तक की बातचीत नहीं थी, लेकिन एक वो बहन को नहीं बुलाया जिसके साथ में 24 साल का उनका रिलेशन था। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना, और नहीं बुलाया तो उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं था। बट जो मेरे ससुर के साथ हुआ है, जो नाम ख़राब किया जा रहा है मेरी फैमिली का, उस चीज़ को लेके मैं चुप तो नहीं बैठने वाली हूँ। अब क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो आपके हॉस्पिटल में जो हुआ आपके डैड ने देखा, लगता है आपके मॉम या डैड में से कोई आपके सपोर्ट में आकर खड़ा होगा? देखो, जहाँ तक बात रहेगी मेरे मॉम डैड को एट दी एंड बेटे के साथ ही रहना। एक माँ बाप का घर उनके बेटे के साथ ही होता है, बेटी तो पराई होती है। तो और रह गई बात कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो मेरे पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उसकी वो इमेज ख़राब हो, या जो उसकी इतने साल की मेहनत है
नो डाउट उसने बहुत मेहनत की है वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन उस मेहनत को बरकरार रखना भी उस इंसान का फ़र्ज़ होता है। अब तुम फेम के दम पे और घमंड मतलब पैसों के दम पे तुम ये चीज़ें करोगे तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जैसा मैंने आपको बोला, मेरे इंट्यूशंस यही बोल रहा है कि हो सकता है अदनान मेरे पेरेंट्स से वीडियो बनवाएगा कि हाँ मेरी बेटी ऐसी है वैसी है वगैरह वगैरह। तो ये मेरे इंट्यूशंस बोल रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये एफआईआर के लिए पुलिस की तरफ से क्या आया है, कब उनको अरेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि आपने कहा वो अरेस्ट हुए थे, एक दिन में बेल पर बाहर आ गए, लेकिन आपको इस एफआईआर से और पुलिस से क्या कितना कॉन्फिडेंट है कि आपके इन सारे इल्ज़ामों पर आपको जस्टिस मिलेगा और देखो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे जस्टिस मिलेगा ही। अगर मैं झूठी होती या मैं फेम के लिए या सो कॉल्ड ये चीज़ों के लिए कर रही होती तो मीडिया भी मेरे को अप्रोच नहीं करती। पुलिस ये एफआईआर पहली बात लेती ही नहीं। पुलिस इतनी पढ़ी लिखी है तभी उन्होंने चीज़ों को जानने के बाद में मेरी एफआईआर ली है। मैं अभी भी वेट कर रही हूँ जस्टिस के लिए कि अगर मेरे साथ गलत चीज़ें हुई हैं तो उसका जस्टिस मुझे मिलना चाहिए और मिलेगा ही। हर वो लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए जिसके साथ गलत चीज़ें होती हैं। सो जो भी हमने देखा है पिक्चर्स वगैरह आपको मारने वाली, अगर वो सारी चीज़ें सच हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जल्द से जल्द जस्टिस मिले और ये के लिए आपसे माफ़ी मांगे। थैंक यू सो मच रिफत जी हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।